इनके संबंध में हम चर्चा करेंगे आज। राजस्थान इतिहास के स्रोत। एक बार क्लास के साथ जल्दी से जुड़ जाए और सभी क्लास को शेयर भी कर दें ताकि अपन क्लास को जल्दी शुरू कर पाएं। राधे राधे सर जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सुनील जी बता रहे हैं नमस्ते सर। ठीक है, आपका नमस्कार स्वीकार है। देखिए, हम बात करेंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है, ये स्थापना क्यों की गई, कब की गई और किसके द्वारा की गई, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग। इस विभाग की जो स्थापना हुई है साथियों, वो स्थापना हुई 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। यहाँ के जो संस्थापक थे उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक हैं। इसके कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन करना है, पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण करना है, पुरातात्विक स्थलों का संग्रहण करना है, पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन और प्रकाशन करना है। जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएंगे वो भी। कार्य है पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन करना, पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन करना, सर्वेक्षण करना, संग्रहण करना, अध्ययन करना और रिपोर्ट प्रकाशन करना। ये प्रमुख इसके क्या है, कार्य हो जाते हैं। इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कब किया? कार्य करना प्रारंभ कब किया है? कार्य प्रारंभ, इस विभाग ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था 1871 ईस्वी में। कब किया है? 1871 ईस्वी में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। एक बार क्लास को शेयर कर दें, एक बार क्लास को आप सभी शेयर कर दें ताकि वो भी साथी अपने साथ जुड़ पाएं जो कि अभी अपने साथ नहीं जुड़े हुए हैं। शेयर कर दें एक बार क्लास को। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अपन पढ़ने वाले हैं। SCL, इसके जो श्रेय दिया जाता है, कार्य करने का श्रेय, ये श्रेय दिया जाता है ACL कार्लाइल। किसको दिया जाता है श्रेय? इसको कार्य प्रारंभ करवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो SCL कार्लाइल जो है, इनको ये श्रेय दिया जाता है। नीतू जी, आपका परिणाम स्वीकार है। इनके बाद हम बात करेंगे आगे, इसका पुनर्गठन हुआ है और जॉन मार्शल के निर्देशन में इनका पुनर्गठन किया गया था 1902 के अंदर। इस विभाग का पुनर्गठन किया गया जॉन मार्शल के निर्देशन में। पुनर्गठन किया गया इसका, वो किया गया जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। मार्शल
के निर्देशन में इसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और ये पुनर्गठन कब किया गया था, ये किया गया था 1902 में। ये तो बात हुई अपने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करवाती हैं। नीतू बुलाया क्या साथियों को? जी बिल्कुल बुला दीजिए, बुला दीजिए आप। इसके बाद भी अपने ज्योग्राफी की क्लास होगी। देखो पहले हम बात करेंगे अभिलेख। आपको पता होगा अभिलेख क्या होते हैं। किसी भी स्थान पर उत्कीर्ण लेख को अपन क्या कहते हैं, अभिलेख के नाम से जानते हैं। किसी भी स्थान पर उल्लेखित लेख को अपन क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं, किसी भी स्थान पर उत्कीर्ण लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। किसी भी स्थान पर उल्लेखित लेख को, उल्लेखित लेख को क्या कहते हैं अपन, अभिलेख कहते हैं। अब अभिलेखों में बहुत सारी इतिहास के बारे में जानकारी दी हुई है, आप सभी जानते हो। वैसे क्या क्या जानकारी मिलती है इन अभिलेखों में, इनके 4 प्रकार बताए गए अभिलेखों के। इनके जो प्रकार बताए हैं वो प्रकार बताए हैं कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना है। इसमें शिलालेख शामिल है। अभिलेखों में पहला लेख है जिसका नाम है शिलालेख। दूसरा लेख हो जाएगा, इसका नाम है ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। तीसरा हो जाएगा वो है प्रशस्ति, और चौथा हो जाएगा वो है सिक्के। इन चारों के बारे में भी अपन आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये अभिलेख के प्रकार में आते हैं। किस में आते हैं, अभिलेख की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इनके बाद ये जो अभिलेख होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है, वो किस में करते हैं, तो एपिग्राफी के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किस में करते हैं, तो एपिग्राफी में इनका अध्ययन किया जाता है। याद रखना, एपिग्राफी, ठीक है जी। एपिग्राफी में अभिलेखों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरातात्विक जो भी स्रोत हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो अभिलेखों की होती है। पुरातात्विक पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, कौन होते हैं, अभिलेख होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बाद में भी अभिलेख ऐसे अभिलेख हैं जहां से हमें इतिहास के बारे में काफी बहुत कुछ जानने को मिलता है। एपिग्राफी, जी बिल्कुल एपिग्राफी लिख दिया मैंने, एपिग्राफी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं अभिलेख क्यों, ऐसा क्यों है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण है कि ये तिथि युक्त होते हैं। कारण क्या है, तिथि युक्त होते हैं, तिथि युक्त होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनकी तिथि में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, कोई बदलाव इनमें नहीं किया जा सकता है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये तिथि युक्त होते हैं, यानी इनके अंदर अभिलेखों में क्या लिखी हुई होती है, तिथि लिखी हुई होती है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राम राम जी, आपका राम राम स्वीकार है। ये जो भाषा में लिखे गए, ये किस भाषा में लिखे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, अभिलेख जो भी लिखे गए ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा है। ये जो अभिलेख लिखे गए हैं एक्चुअल में इनकी प्रारंभिक जो भाषा थी वो भाषा कौन सी है, तो ये संस्कृत भाषा हो जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे अपन, अभिलेख, ताम्रपत्र, प्रशस्ति और सिक्के। देखिएगा, पहली बात करते हैं अपन, शिलालेख क्या है। शिलालेख,
दूसरी हम बात करेंगे ताम्रपत्र। तीसरी चर्चा करेंगे अपन प्रशस्ति, और चौथी बात देखेंगे अपन सिक्के। आप मुझे बताएं प्रशस्ति में, ताम्रपत्र में और शिलालेख में क्या उल्लेखित होता है? शिलाओं पर लिखे गए लेख को अपन क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख को क्या कहते हैं अपन? शिलालेख कहते हैं। लेख को शिलालेख कहते हैं। ताम्रपत्र क्या होता है? ताम्र पर उल्लेखित लेख को क्या कहते हैं? ताम्र पर उल्लेखित लेख को अपन कहते हैं ताम्रलेख, ताम्रपत्र लेख। ठीक है जी। इसके बाद में चलते हैं, प्रशस्ति क्या है? तो राजाओं के यशोगान और गुणगान को प्रशस्ति में लिखा जाता है। राजाओं के यशोगान प्रशस्ति में लिखे जाते हैं। यशोगान प्रशस्ति में लिखते हैं। मुद्राओं पर अंकित इतिहास को हम सिक्के कहते हैं। मुद्राओं पर अंकित इतिहास, इनको अपन क्या कहते हैं? सिक्के। तो सिक्कों से भी हमें इतिहास के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। तो ये चार चीजें आपको पता होगी, शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्ति और सिक्के। इन चारों के बारे में ये सही है यार, क्या कह रहे हो? सही है। गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है भाई। कई गुस्सा तो नहीं हो? अरे सुनील जी, कई बातें करी रहा हो था, अतरी बातें करवा और था टाइम किसान मिल जावे, ऐसी बातें नहीं करनी है। ठीक है? नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बातें मरी जावा तो बच्चा अपन नौकरी लाग में बतानो ही नहीं, कौन लागेगा बच्चे? तो इधर बात नहीं करनी है। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण जो शिलालेख है वो किसके समय के शिलालेख है? मनीषा जय सांवरिया सेठ की। मनीषा रानी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं वो मौर्य सम्राट अशोक के मिले हैं। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? देखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख, प्राचीन शिलालेख ये किसके समय के मिले हैं? तो सम्राट अशोक के समय के हैं। मौर्य सम्राट अशोक के, यानी याद रखना, मौर्य सम्राट अशोक के समय के शिलालेख बड़े ही मजेदार होते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े ही गजब के होते हैं। इसने जो अपने शिलालेख लिखे उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो इसने भाषा का प्रयोग किया था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, और बताएं मुझे और कौन सी भाषा है? दो भाषाओं का इसने सम्राट अशोक जी, बिल्कुल, प्राकृत और मगधी भाषा है। कौन सी हो जाएगी? मगधी भाषा। दो भाषाओं का इसने प्रयोग किया। अब इसने कौन सी लिपि का प्रयोग किया है इनके शिलालेखों में? तो लिपि आ जाएगी आपकी कौन सी? खरोष्टी लिपि है। कौन सी लिपि हो जाएगी? खरोष्टी है। इसके अंदर ब्राह्मी लिपि है और इनके अंदर यूनानी है और अरेमाइक लिपि है। ब्राह्मी लिपि है, इसके बाद खरोष्टी है,
अरेमाइक है और यूनानी, इतनी सारी लिपियों का सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में क्या किया था, प्रयोग किया था। ए याद हो गयो के आगे चलांगा। सम्राट अशोक 1837 चेप्टनबर्ग, वो आगे बात करेंगे इस चेप्टनबर्ग की। अब बात करें अपन आगे कि सर और क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किसके बारे में बात करेंगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पहली हम चर्चा करते हैं, नोट करके लिख देता हूं। बताएं मुझे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये कहां पर स्थित है, तो आप सभी जानते हो इसके बारे में कि ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, याद रखना है। ये जो है भारत में पहला संस्कृत का क्या हो जाएगा, अभिलेख है, और शक शासक रुद्रदामन के समय लिखा है। ये याद रखना, भारत का पहला संस्कृत में उल्लेखित अभिलेख है, भारत का प्रथम संस्कृत में उल्लेखित लेख है, प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख। और ये किसके समय लिखा गया है, तो याद रखना है शक शासक रुद्रदामन के समय, शक शासक रुद्रदामन। ठीक है, किससे संबंधित है ये, तो याद रखना शक शासक रुद्रदामन से क्या है ये संबंधित माना जाता है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया। शक शासक जी बिल्कुल शक शासक है, रुद्रदामन है। इनके बाद हम बात करेंगे आगे राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों की बात करें, तो राजस्थान में जो प्रमुख अभिलेख हुए हैं वो किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं, तो राजस्थान के जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, नागरी भाषा में, प्राकृत और राजस्थानी भाषा में उल्लेखित प्रमुख शिलालेख। तो आगे चलते अपन क्या पढ़ा है देख लीजिए एक बार। मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान में इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ रहे हैं। तो पहली चर्चा करिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो 1861 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और इसका कार्य क्या है, पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन करना, सर्वेक्षण करना, संग्रहण करना, इनका अध्ययन करना और इनका प्रकाशन करवाना है। इन्होंने कार्य कब प्रारंभ किया था इस विभाग ने, तो 1871 में। वो श्रेय किसे दिया जाता है, एसीएल कार्लाइल को दिया जाता है। इस विभाग का पुनर्गठन किया था जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ है, और कब हुआ, 1902 के अंदर हुआ है। फिर हम बात कर रहे थे अभिलेख, किसी भी स्थान पर उल्लेखित लेख को अभिलेख कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, शिलालेख होता है, ताम्रपत्र होता है, प्रशस्ति होती हैं और सिक्के होते हैं। और जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है ये एपिग्राफी में किया जाता है, और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है वो अभिलेख होते हैं। और अभिलेख क्यों होते हैं, इसका कारण है कि ये तिथि युक्त होते हैं और इस तिथि में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। और ये भाषा किस भाषा में होते हैं, तो ये संस्कृत भाषा में होते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इनके बाद आगे बात कर रहे थे अपन कि ये जो शिलालेख है, शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख को शिलालेख कहते हैं। ताम्रपत्र, ताम्र पर उल्लेखित लेख को ताम्रपत्र कहते हैं। प्रशस्ति, राजाओं के यशोगान जो है वो प्रशस्ति में होते हैं। और लेख सिक्के क्या है, तो मुद्राओं पर अंकित इतिहास को अपन क्या कहते हैं, वो सिक्के कहा जाता है। अब बात करेंगे राजस्थान के अभिलेख, तो राजस्थान के अभिलेख कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के अभिलेख, राजस्थान के अभिलेख में किस किस भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले राजस्थान में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा है नागरी भाषा। कौन सी भाषा है, नागरी है। इसके अंदर अपन बात करें तो प्राकृत भाषा है, प्राकृत के बाद राजस्थानी भाषा है। इन भाषाओं का इन अभिलेखों में क्या किया गया, उपयोग किया गया। लेकिन जो मुख्य भाषा है वो मुख्य भाषा राजस्थान में आपको कौन सी मिलेगी, राजस्थानी भाषा मिलेगी।
कौन सी मिलेगी? राजस्थानी भाषा मिलेगी। अपने अभिलेखों में सबसे ज्यादा जो भाषा मिलती है वो राजस्थानी भाषा मिलती है। इनके बाद हम बात करते हैं कि अपनी शैली क्या है। पद्य और गद्य दोनों शैली में आपको ये शिलालेख देखने को मिलेंगे। ये जो लेख है इनकी शैली क्या है, तो याद रखना ये पद्य और गद्य दोनों में मिलेंगी। पद्य और गद्य दोनों में मिलेंगे। अपने राजस्थान के शिलालेख जो है, अभिलेख जो है, वो पद्य और गद्य दोनों के अंदर आपको प्राप्त होंगे। इनके बाद हम बात करते हैं आगे, लिपि कौन सी है हमारे यहां पर, तो लिपि महाजनी और महाजनी लिपि का प्रयोग किया है हमने। कौन सी लिपि है, तो याद रखना अभिलेखों में हमने महाजनी लिपि का प्रयोग किया है। महाजनी लिपि का क्या किया है, इन शिलालेखों में अपन लोगों ने क्या किया है, महाजनी लिपि का क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है जी। इनके बाद बात करते हैं, या फिर हर्ष लिपि भी मिलती है। महाजनी या फिर हर्ष लिपि, कौन सी लिपि है, हर्ष लिपि का भी उल्लेख हमारे यहां पर शिलालेखों में किया गया है। देखिए धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। आपको ये चीजें थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन इनके सब के संबंध में अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आपका एक बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख क्या होते हैं, किस भाषा में लिखे गए, मुख्य भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, लिपि कौन सी, इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन मैं यहां से करवाने वाला हूं। इनके बाद हम आगे बात करते हैं साथियों कि और क्या है। तो देखो भारत का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है उसका नाम बताएं मुझे। भारत का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताएं। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आप सारे के सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हो। भारत का प्रथम अभिलेख कौन सा है, जल्दी से बताएं। भारत का प्रथम अभिलेख कौन सा है? जल्दी से बताएं, भारत का प्रथम अभिलेख कौन सा है? देखिए भारत का प्रथम अभिलेख है उसका नाम है पिपरावा का अभिलेख। पिपरावा का अभिलेख है भारत का प्रथम अभिलेख है, उसका नाम है पिपरावा का अभिलेख। ये कहां पर स्थित है, तो ये गुजरात में है। ये किस समय का है, तो 487 ईस्वी का है। किस समय का है, 487 ईस्वी का है। याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो वो पिपराव का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, पिपराव का अभिलेख है। और ये कहां पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। थे ही बताओ, मैं ही बता दी दो, कई बात कौन है। आपका नाम क्या वैसे इंग्लिश में? मुक्काराम। पिपरावा का, जी बिल्कुल पिपरावा का आंसर आ गया इसमें। अब इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। आंसर ही आ गया, आप कह रहे हो सर आप ही बता दो। 487, बिल्कुल 487 का है। आगे हम बात करते हैं, पहले वो है बडली का अभिलेख। कौन सा अभिलेख पढ़ेंगे अपन? आज हम चर्चा करेंगे पहला, वो है बडली का अभिलेख। देखिएगा पहला अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं अपन, और उस अभिलेख का नाम है बडली का अभिलेख। पहला अभिलेख पढ़ेंगे अपन बडली का, गोशुंडी नहीं लेंगे अभी, बडली लेंगे। बडली का अभिलेख। अच्छा बताएं मुझे, बडली का अभिलेख कहां पर स्थापित है? ये जो बडली का अभिलेख है एक्चुअल में स्थापित कहां पर है, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। बडली का अभिलेख कहां पर स्थित है? बडली 443 ईस्वी का है। सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर में बिलोट माता मंदिर में। जी बिल्कुल। देखिए ये कहां पर है, तो ये हो जाएगा बिलोट माता, बिलोट माता मंदिर। बिलोट माता मंदिर कहां पर है ये, तो ये बडली अजमेर में। कहां पर है? बडली अजमेर में। इसको लिखा गया समय क्या था, तो ये समय जैसा कि आपको पता है कि इनका समय था 443 ईस्वी का है। कौन सा है? 443 ईस्वी का है।
ठीक है जी, यह राजस्थान का क्या माना जाता है, सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। क्या माना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है जी, याद रखना है, इसमें क्या जानकारी आ जाएगी, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है, प्राचीन अभिलेख है। अब मैंने आपको बताया भारत का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, यह राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का प्रथम सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो ये बताया भारत का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। और भारत का तो मैंने आपको बताया ही था, ये भारत का दूसरा है, क्या हो जाएगा, भारत का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है, दूसरा प्राचीनतम अभिलेख। बर्ली अभिलेख भारत का दूसरा सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। तो सर भारत का प्रथम प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो भारत का प्राचीन अभिलेख अभी मैंने आपको बताया था, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, उसका नाम है पिपराव का अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख, इसका नाम है पिपराव का अभिलेख, पिपराव अभिलेख। तो यहां से आपको चीजें क्लियर होगी कि बड़ली अभिलेख कहां पर है, बिलोट माता मंदिर कहां पड़ता है, तो ये बड़ली अजमेर के अंदर है। और ये कब लिखा गया है, तो 443 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है और भारत का ये दूसरा सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। तो भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, वो है पिपराव अभिलेख है। कौन सा हो जाएगा, पिपराव अभिलेख। नेक्स्ट इनके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में ये अभिलेख कहां पर लिखा हुआ है, तो वर्तमान में ये अभिलेख अजमेर संग्रहालय में स्थित है या फिर राजपुताना संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में ये अभिलेख कहां पर है, बताना मुझे, वर्तमान में ये अभिलेख कहां पर स्थित है। वर्तमान में ये याद रखना, वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है। कहां पर है, अजमेर संग्रहालय में। अजमेर संग्रहालय में स्थित है, या इसे कहते हैं राजपुताना संग्रहालय, राजपुताना संग्रहालय। अजमेर संग्रहालय या राजपुताना संग्रहालय के नाम से हम जानते हैं। वर्तमान में ये यहां पर स्थापित है। ठीक है जी, यहां तक आई होप आपके कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने कंप्लीट समझने का एक कोशिश की होगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो मैं आगे चलूं। गुड बाय सर, कुछ काम है सुनील जी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत सारे हैं। ठीक है जी, आगे चर्चा करते हैं अपन गोशुंडी अभिलेख। किसकी बात करेंगे अपन, दूसरा अभिलेख हो जाएगा गोशुंडी अभिलेख। और इसकी लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। ब्राही लिपि या ब्राह्मी लिपि कहते हैं इसे, ब्राह्मी लिपि। आगे चलते हैं, गोशुंडी अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। गोशुंडी अभिलेख। अच्छा बताएं मुझे, गोशुंडी अभिलेख कहां पर स्थित है। इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भी भाषा ब्राह्मी लिपि है, लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। अच्छा बताएं मुझे ये कहां पर स्थित है, तो ये हो जाएगा गोशुंडी, गोशुंडी गांव, नगरी चित्तौड़गढ़। गोशुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ में ये स्थापित है। और जहां से अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूं वहां से मात्र और मात्र 2 किलोमीटर दूर गोशुंडी है। कितनी किलोमीटर दूर है, मात्र और मात्र मेरे अभी जो क्लास चल रही है इस क्लास से मात्र 2 किलोमीटर दूर आपको गोशुंडी अभिलेख मिलेगा। जहां से अपनी क्लास लाइव चल रही है यहां से मात्र 2 किलोमीटर दूर आपको
गोसुंडी अभिलेख मिलेगा। अब इसके अंदर ये किस समय का है, तो 200 से लेकर 150 ईसा पूर्व का है, याद रखना है, शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो इसका समय क्या हो जाएगा, इसका समय है 200 से 150 ईसा पूर्व का है, 150 ईसा पूर्व का है। ये जो शिलालेख है ये ईसा पूर्व का है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन से पूर्व का हो जाएगा, ईसा पूर्व का है जी, बिल्कुल। बस्सी चित्तौड़गढ़ मनीषा, बस्सी की रानी है मनीषा। लोकेशन क्या है आपकी, लोकेशन हमारी बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और मात्र बस्सी से 2 किलोमीटर दूर है। आगे हम बात करते हैं प्राप्त गोसुंडी से हुआ है उल्लेख क्या है। इसमें उल्लेख किया गया है वैष्णव संप्रदाय का, इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इस अभिलेख में वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। और एक राजा हुआ था सर्वतात, इस सर्वतात ने एक यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ। इस यज्ञ का भी इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता है साथियों, याद रखना है क्या विशेषता है। पहली तो है कि एक राजा हुआ था, राजा सर्वतात हुआ था, उसने अश्वमेघ यज्ञ कराया। सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, इसका उल्लेख मिलता है। मेघ यज्ञ करवाया, इसका उल्लेख मिलता है। इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। वैष्णव संप्रदाय की इसमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वैष्णव संप्रदाय की इसमें क्या मिलती है, जानकारी, संप्रदाय की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, वैष्णव संप्रदाय की इसमें जानकारी मिलती है। यह भी याद रखना है। हरलाल बीड़ी, मनीषा कह रही हरलाल बीड़ी है, बिल्कुल हरलाल बीड़ी है। और यहां पर याद रखना है अश्वमेघ जब यज्ञ करवाया गया इसने, तो विष्णु मंदिर के चारों ओर दीवार इसने करवाई थी, शासक ने, सर्वतात ने, इसकी भी जानकारी मिलती। विष्णु मंदिर के चारों ओर क्या करवाई थी इसने, दीवार करवाई। विष्णु मंदिर के चारों ओर क्या करवाई इसने, दीवार करवाई, चारों ओर दीवार करवाई है, ये भी इसमें जानकारी मिलती है। और वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती, दो बड़ी अच्छी खासी चीजें हैं, याद रखना है। गोसुंडी बावड़ी भी है जी, बिल्कुल गोसुंडी बावड़ी। इसमें खोज करने वाला कौन हो जाएगा, तो खोज करने वाला हो जाएगा कवि श्यामल दास। कौन हो जाएगा, कवि श्यामल दास ने 1875 में इसकी क्या करी थी, खोज करी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने करी है, यह आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे कवि श्यामल दास। खोज करी है कवि श्यामल दास। अच्छा ये बताएं मुझे, कवि श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी है, श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी है, और ये कब खोज करी है, तो याद रखना है 1875 ईस्वी में कवि श्यामल दास जी ने इसको, इस शिलालेख को खोज कर निकाला था। ठीक है जी, कवि श्यामल दास ने इसको क्या किया था, खोज कर निकाला। क्या कह रहा है, नहीं की बात नहीं सिस्टर, आपस में बातें मत करो रे, पढ़ लो काम आए था कहो। इनके बाद चलते हैं, पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो D.R. भंडारकर को इसे पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, इसको पढ़ने का श्रेय, इसको सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर महोदय ने क्या किया है, इनको पढ़ा था, यानी भंडारकर महोदय सज्जन सिंह ने दी थी जी, बिल्कुल सज्जन सिंह ने दी। इनके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें और क्या उल्लेख मिलता है, तो अतरो की बच्चे जान ले वो आगे कई कोई नहीं। गोसुंडी अभिलेख पढ़ रहे हैं, लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। कहां से, तो गोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ से मिला है। ये 200 से 150 ईसा पूर्व का है। विशेषता, राजा सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ कराया और विष्णु मंदिर के चारों ओर दीवार बनी, इसका उल्लेख है। और वैष्णव संप्रदाय की इसमें क्या मिलती है मेरे प्यारे साथियों,
जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अशोक के अभिलेख। किसकी बात करेंगे? अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक के अभिलेख। अच्छा बता दीजिए मुझे, अशोक के कौन कौन से अभिलेख, सम्राट अशोक के कौन कौन से, अखंड अशोक के कौन कौन से अभिलेख? इस अशोक ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे शिलालेखों को क्या करवाया था? स्थापित करवाया था। इस अशोक ने अपने शिलालेखों की भाषा प्राकृत और मागधी भाषा रखी थी और लिपि इसने ब्राह्मी लिपि रखी थी। कौन सी रखी थी? ब्राह्मी लिपि रखी है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। समय कौन सा है? तो 3री शताब्दी में इसने लिखा था। प्राप्त कहां से हुआ है? तो विराटनगर, बेराटनगर के नाम से अपन जानते हैं। और वर्तमान में कहां पर है? तो कोटपुतली बहरोड में, बाकी पहले जयपुर में आता था। यहां से 2 शिलालेख मिले हैं। एक का नाम है बाबरू का शिलालेख और एक का नाम है बेराट शिलालेख। तो अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन सी है? तो भाषा है, मैंने बताया था आपको पहले भी, प्राकृत भाषा है या फिर मगधी भाषा है, मागधी भाषा। इसकी लिपि कौन सी है? तो लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। अरे यार, ब्राह्मी लिपि होती लिपि। आगे चलते हैं। कौन सी शताब्दी है? तो शताब्दी हो जाएगी 3री शताब्दी। 3री। शिलालेख कौन कौन से हैं? तो प्राप्त हुए विराटनगर से। कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? ये हुए विराटनगर से। कहां से हुए? विराटनगर। विराटनगर को ही अपन कहते हैं बेराट। और ये बेराट कहां पर है? ये है कोटपुतली में। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड एक जिला पड़ता है, यहां पर है। यहां से 2 शिलालेख मिले हैं। कितने मिले हैं? तो 2 शिलालेख मिले हैं। एक का नाम है बाबरू का शिलालेख। कौन सा है? बाबरू का शिलालेख। और एक शिलालेख है जिसका नाम है बेराट का शिलालेख। बेराट शिलालेख। 2 शिलालेख है। बाबरू का शिलालेख 37 में कैप्टन, हाँ कैप्टन साहब ने खोजा था, ये बात सही। चलिए आगे चलेंगे। या ब्राह्मी मैंने तकलीफ दे रही है, ब्राह्मी ओ अवधि के। आगे चलते हैं। देखो पहले हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बाबरू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख पढ़ेंगे? बाबरू का शिलालेख। अच्छा बताइए मुझे, बाबरू का शिलालेख कहां पर स्थित है और इसकी खोज करने वाला कौन था? बाबरू का शिलालेख कहां पर है और इसकी खोज करने वाले कौन व्यक्ति हैं? यह एक अशोक का क्या है? लघु शिलालेख है। अशोक का सबसे बड़ा लघु शिलालेख माना जाता है बाबरू के शिलालेख को। और यह प्राप्त कहां से हुआ है? तो बिजक डूंगरी आपके जयपुर से प्राप्त हुआ है, जो अभी कहां पर है? वो अभी कोटपुतली में है। इसको खोजने वाले हैं कैप्टन बर्ट, और इन्होंने कब खोजा था? तो 1837 ईस्वी में इन्होंने इसको खोज निकाला था। चलिए, सम्राट अशोक का सबसे बड़ा लघु शिलालेख, सम्राट अशोक का क्या है? ये सबसे बड़ा लघु शिलालेख, सम्राट अशोक का सबसे बड़ा लघु शिलालेख।
अशोक ने बहुत सारे बड़े शिलालेख लिखवाए और बहुत सारे लघु शिलालेख लिखवाए, उसमें सबसे बड़ा लघु शिलालेख है। ठीक है जी। ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो एक पहाड़ी का नाम है बीजक डूंगरी। पहाड़ी कौन सी है? उसका नाम हो जाएगा बीजक डूंगरी। कहां पर है ये? तो ये बेराट में। इसको जो खोजा था वो खोजा किसने? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा है। किसने खोजा है? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने खोजा। और ये कब खोजा था ये भी आपसे पूछा जाएगा। कब? तो 1837 ईस्वी में खोजा। 1837 ईस्वी में। आई होप यहां तक आपको क्लियर। सर इसको भीम की डूंगरी क्या कह रहे हैं सर? इसको भीम की डूंगरी ही बोलते हैं ना सर? हाँ, भीम डूंगरी बीजक डूंगरी वही है। भीम डूंगरी बीजक डूंगरी वही है। यहां पर भी अपन कह सकते हैं इसको भीम डूंगरी बीजक डूंगरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चर्चा करें अपन है कि इनके बारे में और क्या है। तो पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसे प्रथम बार पढ़ा गया था। किसने पढ़ा है इसे? पढ़ने वाले कौन है? तो पढ़ने वाला व्यक्ति हो जाएगा, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? इसको पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें उल्लेख क्या मिलता है? तो इसमें उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हुए हैं, जिनका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ की जानकारी मिलती है। ठीक है जी। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए उनकी जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है इसमें? जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए उनकी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों की यहां पर क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके बाद हम बात करें आगे सर और क्या है? तो राजस्थान में मौर्य जो प्रशासन है या शासन है, इसके होने के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में मौर्य शासन होने के प्रमाण मिलते हैं। मौर्य या मौर्यों का शासन होने के प्रमाण मिलते हैं। शासन होने का प्रमाण मिलता है। और आपको पता हो कि इसमें क्या क्या मिलता है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। दो कारण मैंने लिखे हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। जी बिल्कुल, बुद्ध, धम्म, कलकत्ता अभिलेख, शिलालेख भी कहते हैं। आगे बात करेंगे। अशोक मगध का सम्राट था, इसकी भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और बुद्ध, जो अशोक का बुद्ध धर्म का अनुयायी होना, यह भी इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो दो चीजें मैंने लिखी है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था, इसकी जानकारी मिलती है। बुद्ध धर्म का अनुयायी है, इसकी जानकारी मिलती है। और मगध का सम्राट था, यह भी जानकारी मिलती है। मगध का सम्राट है, इसकी भी जानकारी मिलती। सम्राट था, यह भी क्या मिलती है? जानकारी। तो यहां पर चार प्रकार से अपने को इनके बारे में जानकारियां देखने को मिलती हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ की जानकारी मिलती है। राजस्थान में मौर्यों का शासन होने के प्रमाण मिलते हैं। अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था, इसके प्रमाण मिलते हैं। और अशोक मगध का सम्राट था, यह भी इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नष्ट करने वाला
पूर्ण शासक की जानकारी है। ठीक है जी, क्या बात है सर, नाइस क्लास। आपके एक तो है ना, मुझे इंग्लिश में आप शब्द लिखते हो और अपना इंग्लिश पढ़ता ना सब, वो बड़ी बात हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़े आपके कमेंट बड़े करने पड़ेंगे। राजविंदर सिंह जी, क्या बात है जी, बिल्कुल राजविंदर सिंह जी, आपका धन्यवाद, आपका बड़प्पन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो अपना एक अभिलेख हो गया, इसके बाद चलते हैं सर और क्या जानकारी मिलती है इसके अंदर, और आप कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। अशोक का शिलालेख है, उसका नाम है बेराट शिलालेख, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में लिखा गया है, यह भी याद रखना है। कहां पर रखा गया है? वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, यह भी याद रखना है। इसे अपन बेराट संग्रहालय के, बेराट के नाम से भी जानते हैं, और यह वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में यह कलकत्ता संग्रहालय में, वर्तमान में ये जो शिलालेख है ये कलकत्ता में है, कलकत्ता संग्रहालय में। संग्रहालय में स्थित, इसीलिए इसे कलकत्ता संग्रहालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलकत्ता संग्रहालय भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नोट करके लिखना है इसको। इसके बाद अपन आगे चलेंगे और वो है बिजोलिया शिलालेख। यहां पर ये शिलालेख क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इनके बाद अपन आगे चलेंगे और देखेंगे बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख पढ़ेंगे आगे? बिजोलिया शिलालेख पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि सम्राट अशोक का ये सबसे बड़ा लघु शिलालेख है, और ये पहाड़ी है बिजक डूंगरी और भीम डूंगरी, खोज करी कैप्टन बट ने खोजा था। कब? तो 1837 में। पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है, और वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में, इसीलिए कलकत्ता अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। शिलालेख जानकारी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की जानकारी है। राजस्थान में मौर्यों के शासन होने का प्रमाण है। अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और मगध का सम्राट था। ये सारी जानकारियां मिलती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, अच्छा बिजोलिया शिलालेख के बारे में आप क्या जानते हो, जरा ये बताएं मुझे। ये कहां पर स्थित है ये बताना है। भाषा कौन सी है? स्थापित किसने किया है? स्थापित किसने किया? इसके जो लेखक है वो लेखक कौन है? ये कब का है ये भी बताना है, और किसके समय का है? किसके समय का है? देखो ये भाषा को, ये कहां है? तो ये पार्श्वनाथ मंदिर में। कहां पर है? पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में। पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? तो ये है बिजोलिया भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा में। भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। स्थापित किसने करवाया है ये बताया मुझे। इसको स्थापित करवाने वाले व्यक्ति कौन है? सोमेश्वर चौहान के काल का, भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर में। जी बिल्कुल, पार्श्वनाथ मंदिर में। इनको स्थापित कराने वाला थे जैन जो एक व्यक्ति था श्रावक, उसका नाम था लालोक। इसने लोलाक के द्वारा इसे क्या किया गया? स्थापित करवाया गया। जैन श्रावक था, जैन श्रावक, उसका नाम है लालोक। लोलाक है, सॉरी, लोलाक ने इसे क्या करवाया था? स्थापित करवाया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे गुणभद्र। बताए मुझे लेखक कौन हो जाएंगे?
गुणभद्र है, बिल्कुल, इसके लेखक है गुणभद्र है। और ये कब का है? तो 1170 ईस्वी का है। किसके समय लिखा गया है? तो ये सोमदेव के समय लिखा है, सोमदेव के। अच्छा, सोमदेव का है या सोमेश्वर के समय का है? सोमेश्वर है, सोमदेव नहीं। सोमेश्वर यानी पृथ्वी सिंह के पापा है, सोमेश्वर देव चौहान के समय का है, पृथ्वीराज चौहान के पापा का समय का है। अच्छा बताओ मुझे, इसमें कितने पद्य और गद्य दिए गए हैं? पद्य गद्य की जानकारी कितनी मिलती है बताओ मुझे। और श्लोक कितने हैं इसके अंदर? कितने श्लोक है? सोमेश्वर नाथ चौहान जी, बिल्कुल, संस्कृत भाषा है। श्लोक कितने हैं बताएं? कुल पद्य या श्लोक कितने हैं? तो कुल पद्य या श्लोक इसके अंदर 93 है। पद्य या श्लोक की बात करें, ये कितने बताएं मुझे? पद्य या श्लोक कितने हैं ये कमेंट करके बताएं। मनीषा कह रही 13 है, इंद्र प्रकाश जी 13। चलिए देखो, इसमें पद्य बात करें अपन तो यहां पर एक उल्लेख मिलता है 13, और कहीं पर आपको पता होगा 93 भी मिलता है। तो 93 सही है या 13 सही है ये बताएं मुझे। 93 सही है या 13 सही है? 13 सही है, ठीक है साहब। अब इसमें जानकारी क्या मिलती है? जानकारी क्या मिलती है? व्हाट इज दिस जानकारी? इसमें जो जानकारी मिलती है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जानकारी, पहली जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। पहली जानकारी क्या मिलती है? सांबर में चौहानों का संस्थापक कौन है? तो वो वासुदेव है। संस्थापक वासुदेव चौहान है, इसकी जानकारी मिलती है। और इसने कब स्थापना करी थी? तो 551 रुपये को सांबर में प्रसाद चढ़ायो। इसी के बाद दूसरी मिलती है कि इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया, ये जानकारी मिलती। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया, ये जानकारी मिलती। निर्माण की जानकारी, अच्छा, किसी ने राजपूतों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। किसी ने वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण बताया था, ये किसने बताया मुझे बताएं। राजपूतों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। देखिए, दशरथ शर्मा ने इस शिलालेख में चौहानों को क्या बताया है? चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण बताया। क्या बताया गया है? वस्त्र गोत्र ब्राह्मण बताया है। रचयिता कायस्थ और केशव जी, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी दशरथ शर्मा जी, बिल्कुल, दशरथ शर्मा मैंने लिख दिया है। इस अभिलेख में कुछ क्षेत्रों के बहुत सारे प्राचीन नाम मिले हैं। कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम मिले हैं, जैसे कि जबालीपुर जालोर का नाम बताया गया इस शिलालेख में, और इसके अंदर शाकंभरी का नाम सांबर बताया था। श्रीमाल बीनमाल नाम बताया, यह भी जानकारी। श्रीमाल बीनमाल का नाम था प्राचीन श्रीमाल।
इसी में जानकारी मिलती है। विजयावली या विंध्यावली, वैसे ये भी जानकारी मिलती है, ये किसमें, तो बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। इनके बाद में नाडोल का नडुल नाम मिला है, वो भी इसी अभिलेख में मिला है। इनके बाद जो है मंडलकर, मांडलगढ़ का नाम मंडलकर, ये भी इसी अभिलेख में मिलता है। और यहां पर आगे बात करें उत्तमादी, उत्तमादी जो नाम मिलता है वो बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र था, उसे उत्तमाद्री कहा है। क्या कहा है? उत्तमाद्री के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां हैं इसके अंदर। तो आज के लिए अपन इतनी ही पढ़ेंगे, बाकी की क्लास अपन कल पढ़ेंगे। अभी इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी ये बताएं मुझे। बीकानेर झांगल प्रदेश मिलता है, नागौर का अहिरपुर, अहिर छत्रपुर, वो अलग चीज है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है। अच्छा, 2 प्रश्न दे देता हूं मैं आपको, 2 क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन यह है और एक क्वेश्चन आपके लिए यह है। दोनों क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना है। पहला है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, इसका मुझे कमेंट करके बताना है। जनक। दूसरा प्रश्न है, प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक कौन है? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताओगे और इसका आंसर मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन अगली क्लास, अपनी ज्योग्राफी की होने वाली है, तो ज्योग्राफी की क्लास में अपन मिलेंगे साथियों। जस्ट आपको 10 मिनट बाद मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी के प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे चैनल पर 3 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी का प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बना रहे। आप समय समय पर जो है अपने सभी साथियों को जोड़ा करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।